पायरेटेड कोर्स है जो हर जगह फैला हुआ है। अगर कोई बच्चा आपके पायरेटेड कोर्स से पढ़ रहा है तो उसमें कुछ केस वगैरह हो सकता है क्या? जब भी कोई एक स्टूडेंट मेरा कोर्स लेता है तो वो कोर्स से 10-15 लोग पढ़ते हैं, हाँ। एक लोग नहीं पढ़ता है। काफ़ी बच्चों ने मुझे पूछा कि आरवीआर सर कब वापस आ रहे हैं। अगस्त 31 वो मेरा बर्थडे है, वो दिन मैं रोहित नेगी के चैनल पे लाइव आऊँगा, पूरा गेट इंडस्ट्री को डिस्टर्ब करेंगे। लाखों या कई बार करोड़ों में भी खर्चा चला जाता है एमएस का, तो अगर कोई लोअर मिडिल क्लास का लड़का है वो कैसे इसको अफोर्ड कर सकता है? सब लोग यही सोचते हैं कि बहुत कॉस्टली है, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ कि सब तरह की यूनिवर्सिटीज है, एजुकेशन लोन मिलना अभी बहुत आसान है। कि मैं क्लास में जाता हूँ, अटेंड करता हूँ, टीचर ने पढ़ाया, मेरी सब कुछ समझ आ रहा है, लेकिन जब मैं वही चीज़ घर पे आके एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूँ तो मैं सब भूल जाता हूँ, मुझे याद ही नहीं रहता कि क्या पढ़ाया था क्लास में। आप रिवीजन नहीं करते हो। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज रोहित नेगी और आज का वीडियो बहुत ही खास वीडियो होने वाला है। आज हमारे साथ हैं आरवीआर सर। तो सर, सबसे पहले वेलकम बैक ऑन माय चैनल। थैंक यू सो मच। मतलब बहुत पहले भी किया था, यस, मुझे अच्छा लगा था करके। मतलब बहुत सारे लोग देखते हैं और बहुत लोग सारे लोग को मैं भी बहुत कुछ बताना चाहता था और ये अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो आज जो भी स्टूडेंट्स का क्वेश्चंस है तुमने कलेक्ट किया है, यस सर, वो सब पूछो। ओके। तो मैंने आपके लिए एक पोस्ट डाला था यूट्यूब कम्युनिटी में जहाँ पे मैंने आपको बोला था कि आप क्वेश्चन पूछें, और आज वही क्वेश्चन मैं सर को पूछने वाला हूँ। सारे क्वेश्चन आज हम डिटेल में जानेंगे सर से। तो सर, जो सबसे पहले जो बहुत बच्चों का क्वेश्चन आया था कि आरवीआर सर कहाँ गायब हैं इतने टाइम से, 1 साल से। हाँ, तो आपको पता है कि मैं अभी गेट का वीडियोस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो मेरा अनअकैडमी के साथ जो भी हुआ था तो उसके बारे में बात नहीं कर सकता हूँ कि क्या हुआ एग्जैक्टली, लेकिन जो भी हुआ था इसके वजह से मैं अभी तक वीडियोस नहीं किया। लेकिन स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम्स को मैं प्रमोट कर रहा था शायद पिछले 2 साल से। तो आपको भी पता होंगे कि स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम्स में क्या फ़र्क है, गेट में क्या फ़र्क है। तो अभी ये सब चल रहा है, मतलब स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम्स को प्रमोट कर रहा हूँ। सर, अभी आपने बात करी कि शायद आप गेट कोचिंग में वापस आ सकते हैं या फिर गेट पढ़ा सकते हैं दोबारा, तो इसमें क्या सच्चाई है? क्योंकि काफ़ी बच्चों ने मुझे पूछा कि आरवीआर सर कब वापस आ रहे हैं। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ। अगस्त 31 वो मेरा बर्थडे है और वो दिन मैं रोहित नेगी के चैनल पे लाइव आऊँगा और बहुत बड़ा सरप्राइज देंगे हम। Okay. और पूरा गेट इंडस्ट्री को डिस्टर्ब करेंगे। बहुत बड़ा सरप्राइज है अगस्त 31 को। वो अभी नहीं बता सकता हूँ, वो दिन बताएंगे अगस्त 31 को, और वो भी रोहित नेगी के चैनल पे फर्स्ट टाइम मैं अनाउंस करूँगा। ओके। तो यार, सर ने मुझे बताया बैक में प्लान, तो बहुत ही तगड़ा प्लान है। मतलब आप सब ना खुश हो जाओगे, आप बोलोगे क्या ये पॉसिबल है सच में। तो 31 अगस्त का सर हम सब बच्चे वेट करेंगे कि उस दिन कितना बड़ा धमाका होने वाला है। और मैं आपको बता सकता हूँ, अगर वो एग्जीक्यूट हो जाता है तो पूरा जो गेट इंडस्ट्री है, गेट सीएस का, वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। सर, जो मेन डाउट है, जैसे अभी आपने कहा कि हम बच्चे हैं, आप 1-2 बार गेट सीएस दिए, कोई भी गेट एग्जाम आप दो, तो अगर नहीं होता उसके बाद आप एमएस की ओर जाओ। सर, कई बार क्लास में ऐसा होता है कि मैं क्लास में जाता हूँ, अटेंड करता हूँ, टीचर ने पढ़ाया, मेरी सब कुछ समझ आ रहा है, लेकिन जब मैं वही चीज़ घर पे आके एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूँ तो मैं सब भूल जाता हूँ, मुझे याद ही नहीं रहता कि क्या पढ़ाया था क्लास में। क्लास में ऐसा लगता है कि बहुत आसान है सब कुछ। ऐसा क्यों होता है? तो ये मेनली इसीलिए होता है कि आप रिवीजन नहीं करते हो। जब भी क्लास ख़त्म हो जाता है वो उसी दिन वही रात को जो भी क्लास में पढ़ा है वो एक बार रिवीजन कर लेना, और उसके बाद एवरी वीक जो भी आपने पिछली हफ्ते पढ़ा है एवरी वीक एक बार रिवीजन करते जाना। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ सब्जेक्ट अभी पढ़ते हैं और 6 महीने तक उसका सब्जेक्ट वो बुक नहीं खोलते हैं। हाँ, वो और 6 महीने के बाद वो बुक खोल दिया तो पूरा ग्रीक एंड लैटिन होता है। तो इसीलिए आपको रेगुलरली इन टच रहना चाहिए। हर एक हफ्ते आप रिवीजन करते जाना, जो भी आपने पढ़ा है। रिवीजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो रिवीजन किया, अच्छा रिवीजन किया तो आप 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद भी वो नहीं भूलते। अगर आप बुक नहीं खोलते हो 6 महीने तक तो पूरा ग्रीक एंड लैटिन हो जाता है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और पूरा मेहनत बर्बाद हो जाएंगे। तो हर एक दिन रिवीजन करना, और हर हफ्ते भी आप जो भी पिछले हफ्ते हुआ है वो एक बार रिवीजन करना। ओके सर। सर, आपको टीचिंग का इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आपको ऐसा क्या लगता है कि जो बच्चा रैंक लाता है गेट में अच्छी और जो बच्चा नहीं ला पाता, उनमें डिफरेंस क्या लगता है आपको? क्या ऐसा नहीं लगता कि कई बार कि स्पून फीडिंग ज़्यादा हो रही है? कंसिस्टेंसी से इसमें मतलब मेन की है। अगर आप डेली 3 घंटे का टाइम निकालोगे और डेली एवरीडे आप प्रैक्टिस करोगे तो आप रैंक आ सकता है। लेकिन अगर आप एक दिन बुक खोला है और एक हफ्ते पूरा छुट्टी ले लिया और उसके बाद बुक खोला, ऐसा कंसिस्टेंसी नहीं है तो आपको रैंक लाना बहुत मुश्किल है। आपको एक टाइम टेबल की ज़रूरत है।
आप अच्छा सा टाइम टेबल बनाओ और हर एक सब्जेक्ट के लिए आप टाइम उसमें देना, और एवरीडे थोड़ा सा टाइम हर एक सब्जेक्ट को देना, और एवरीडे आप पढ़ना। तो अगर आप थोड़ा सा भी गैप दिया है तो वो जो भी पिछले हफ्ते हुआ है वो भूल जाओगे। तो कंसिस्टेंसी एंड टाइम टेबल आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये पॉइंट सर आपने अच्छा बोला काफ़ी। सर एक और जो डाउट है, अभी अगस्त स्टार्ट हो गया है, 6 महीने बचे हैं गेट CS के एग्जाम को, एक आइडियल प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए गेट स्टूडेंट के लिए? अगर उसने वो अभी स्टार्ट कर रहा है, उसने हमने बीटेक में भी कुछ नहीं किया है जैसे मेरी हालत थी, तो आप क्या सोचोगे कि उसको क्या करना चाहिए आगे इन 6 महीनों में? पहले एक टेस्ट सीरीज को रजिस्टर करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वो टेस्ट सीरीज ऐसा 6 महीने चलने वाला टेस्ट सीरीज लेना, जहाँ पे टॉपिक वाइज टेस्ट होता है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होता है, और हर एक दिन जो भी टेस्ट चलने वाला है उस टॉपिक को आप पहले से ही पढ़ लेना और उसको फॉलो करना। 6 महीने में टेस्ट सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जहाँ भी आप टेस्ट सीरीज लिखने के बाद आपको एनालाइज करना इम्पोर्टेंट है, कौन सा मिस्टेक्स कर रहा है, क्यों कर रहा है, अगर आप कॉन्सेप्ट भूल गए है या न्यूमेरिकल एरर्स कर रहा है, जो भी है आपको एक बार पूरा टेस्ट सीरीज देके उससे आपको ये जानना चाहिए कि आपका कहाँ पे कमी है, और वो कमियों को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सर ये वीडियोस वगैरह कहाँ से देखिए, मतलब ये जो भी गेट CS की प्रिपरेशन कर रहा है, या फिर उसे सब्जेक्ट की बुक से पढ़ना चाहिए? तो सब्जेक्ट का बुक्स मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर 6 महीने का टाइम है और 12 बुक्स है तो कैसे पढ़ेंगे आप पढ़ने से भी बहुत टाइम लग जाएगा। वीडियोस देख के पढ़ना ही अच्छा है, और जो भी बेस्ट वीडियोस आपको लगता है वो वीडियोस लेके आप प्रिपरेशन करना, और अगस्त 31 को तो आपको सरप्राइज होगा। सर एक क्वेश्चन मेरे उसमें बहुत आता है कमेंट सेक्शन में कि RBI सर का जो पायरेटेड कोर्स है जो हर जगह फैला हुआ है तो आपने जो क्रिएट किया था, तो बच्चों के लिए वो बेनिफिशियल है, तो अगर कोई बच्चा आपके पायरेटेड कोर्स से पढ़ रहा है तो उसमें कुछ केस वगैरह हो सकता है क्या? एक तो ये है कि अगर मेरा कोर्स पायरेटेड हुआ है तो भी मैं इससे बुरा नहीं लगता है मुझे, क्योंकि बहुत लोग पढ़ पा रहे हैं। हाँ। और एक बात, जब भी कोई एक स्टूडेंट मेरा कोर्स लेता है तो वो कोर्स से 10-15 लोग पढ़ते हैं। हाँ। एक लोग नहीं पढ़ता है। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं एक ग्रुप को बेच रहा हूँ, एक स्टूडेंट को नहीं बेच रहा हूँ। तो इसीलिए जब मेरा कोर्स का प्राइसिंग था 31,000 था, मतलब जब मैं बेचता था तब 31,000 एक आदमी नहीं भरता था। सो पूरा 10-15 लोग मिलके वो खरीदता था। मुझे भी पता है, और मैं भी ऐसा मान के चलता हूँ कि एक ग्रुप ने खरीद रहा है, एक आदमी ने नहीं खरीद रहा है। तो पायरेटेड वर्जन तो अवेलेबल है, तो सबके पास है। तो एक फनी इंसिडेंट बताऊंगा, मतलब सर को जब मैंने सर को खुद बताया सर मैंने भी आपके पायरेटेड लेक्चर से पढ़ा था, तो सर काफ़ी हंसे थे। सर ने बोला था कि यार ये चीज़ें मुझे पता है, मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट जो कम्युनिटी है उसका ज़्यादा भला सर सोच रहे हैं कि हाँ चलो तुम पढ़ते रहो, कुछ तो करोगे लाइफ में। तो सर वाला पॉइंट मुझे आपको बहुत सही लगा था। सर ये क्वेश्चन नहीं है जो मुझे आया था कमेंट में, तो बहुत बच्चों ने बोला कि सर से मेरा कोई सवाल नहीं है, मैं सर को सिर्फ थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि जो भी सर ने हमारे लिए इनडायरेक्टली किया है। सर ये जो तरह आपको प्यार मिलता है, जो गॉड ऑफ गेट्स का आपको टैग मिला, सर वो थोड़ा ओवरवेलमिंग लगता है आपको कभी-कभी? हाँ, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कि कोई मुझे गॉड ऑफ CS बुलाता है, क्योंकि मैं इतना बड़ा भी नहीं हूँ जिसको गॉड बुलाना चाहिए। लेकिन आप प्यार से जो बुलाता है ठीक है, तो थैंक यू सो मच। और मुझे जितना प्यार आप देते हैं वो इसके लिए मैं बहुत आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी गॉड ऑफ CS, बट आई डोंट डिजर्व टू बी कॉल्ड गॉड ऑफ CS। नहीं सर आप पूरा गेट इंडस्ट्री का जो थे फेस थे आप, वो मैं जानता हूँ और मैक्सिमम ऑडियंस भी जानती है। सर एक चीज़ है, एक जो अभी हमने पायरेटेड लेक्चर की आपकी बात करी थी सर, उसी के अराउंड एक क्वेश्चन है। बहुत बच्चे कहते हैं कि क्या वो लेक्चर अभी भी वैलिड हैं जो आपने आज से 3-4 साल पहले बनाए थे? हाँ, गेट का वीडियो जो भी मैंने पहले बनाया था, हाँ, तो वो अभी भी वैलिड है, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स ना वो बदलते नहीं है। तो ये टेक्नोलॉजी नहीं है। अगर तुम टेक्नोलॉजी का कोर्सेज देखोगे तो वो हर साल बदलता रहता है, नया मॉड्यूल्स ऐड होता है, नया लाइब्रेरीज ऐड होता है, फीचर्स बदलता जाता है, वर्जन्स बदलता जाता है। लेकिन गेट का सब्जेक्ट जो है वो कोर कंप्यूटर साइंस है, और ये कोर कभी नहीं बदलता है। आप आज पढ़ो, 10 साल के बाद पढ़ो, 100 साल के बाद पढ़ो, लेकिन वो तो कोर तो वैसे ही रहेगा। ओके सर, तो मतलब जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट रहते हैं वही गेट में पूछे जाते हैं और वो कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है? जैसे आज एरे काम करता है तो वैसे ही फ्यूचर में भी करेगा, ऐसे नहीं होगा कि एरे काम करना बंद कर देगा। सर एक जब मैं आपके पहले वीडियो देखा करता था, आप वीडियो बनाते थे कि AR1 स्ट्रेटेजी आपको कैसे कंसिस्टेंट रहना है। सर वही क्वेश्चन कि एक बच्चा है उसे कंसिस्टेंट कैसे रहना है, मतलब अंदर से कैसे वो फीलिंग आई कि हर मुझे ये काम रोज करना है। आज उसमें मान लो हम लोगों की वीडियो देख ली आपकी मेरी, वो आज उसके अंदर जोश है, वो बैठेगा भी रात को पढ़ने,
फिर अगर वो 2-3 दिन बाद वो फिर से ठंडा हो जाएगा तो वो जूस कैसे बनाए रखे, मैं वो जानना चाहता हूँ आपसे। एक्चुअली इसके ऊपर कुछ रिसर्च कर दिया गया है, ओके। जैसे कैसे कंसिस्टेंट रहना है। तो इसके लिए ना आपको हैबिट बनाना चाहिए, और हैबिट ना, अगर आप कुछ भी चीज़ 21 डेज लगातार करोगे ना तो वो हैबिट बन जाता है। ओके। तो आपको 21 डेज तक कुछ टाइम टेबल बना के उसके टिके रहना है, और वो उसके बाद वो हैबिट जब बन जाता है ना तो आपको इतना मुश्किल नहीं लगेगा कि इतना टाइम स्पेंड करना है और नहीं कर सकते हो, ये नहीं होगा। सिर्फ आप पावर ऑफ हैबिट बोलते हैं इसको। ओके। एक बार एक हैबिट आपने इंस्टॉल कर दिया है आपके माइंड में, तो वो अनइंस्टॉल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो 21 डेज याद रखो, 21 डेज आप लगातार कुछ टाइम डेडिकेट करके पढ़ना, आप ज़रूर 21 डेज के बाद वो हैबिट हो जाएगा। सर वो 21 डेज का भी कैसे चलेगा, वो मेन दिक्कत वही है। वो तो कम से कम ये तो रिसर्च है, मतलब आपको तो 21 डेज करना पड़ेगा, लेकिन वो तो फोर्सफुली करना पड़ेगा इनिशियली। अगर वो 21 डेज भी नहीं कर पाए तो आपको कभी हैबिट नहीं बनेगी, तो फोर्सफुली आपको करना ही पड़ेगा। ओके। हाँ, तो जो मुझे सर इस पे लगता है ना कि हमारा जो गोल होना चाहिए वो बहुत बड़ा होना चाहिए, तगड़ा सा, तब मुझे ऐसा लगता है आदमी को थोड़ा पुश मिलता है कि हाँ मैं स्टार्ट कर पाऊँ। या तो इंसान तब करता है जब मेरी हालत में होगी अब कुछ है नहीं ज़िंदगी में करने के लिए, अब तो यही करना पड़ेगा, जब इंसान करता है। या तो वो वाला उस फेस में आ जाओ, पर वो फेस में टफनेस बहुत ज़्यादा होती है। सेकंड फेस ये है कि अगर अब अभी हम सेकंड या थर्ड ईयर में अभी से कोशिश करना स्टार्ट कर दे कि थोड़ा कंसिस्टेंट है। सर अभी मैंने एक रिसेंटली एक इंटरव्यू लिया था मेरी दोस्त का, उसने मुझे बताया था कि वो 2-2.5 साल से गेट की प्रिपरेशन कर रही थी। ओके। और उसका गेट क्लियर नहीं हुआ था। तो उसने मुझे यही चीज़ बोली कि जब हम लंबे फेस में किसी चीज़ को प्रिपेयर करते हैं तो हम थोड़ा ढीले भी पड़ जाते हैं कि 2-2.5 साल थोड़ा ढीले हो गए, पढ़ रही हूँ तो धीरे पढ़ो। जैसा मेरा था कि मैं 6 महीने बैठा तो उसमें पूरी पावर लग गई। तो इसमें आप कितना सहमत है, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या उसका केस एक्सेप्शन था या मेरा था, मैं जानना चाहता हूँ। देखो, इन जनरल अगर आप कुछ प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं तो अगर आप ज़रूर हर एक दिन थोड़ा सा टाइम लगाओगे तो ज़रूर आपको प्रोग्रामिंग आ जाएगी 1 साल के बाद, अगर 2-3 घंटा लगाए तो। लेकिन गेट ऐसा एग्ज़ाम है जो 3 घंटे में सब कुछ डिसाइड करेगा। आप जितना भी पढ़ो, जितना भी कोशिश करो, अगर वो 3 घंटे आपका माइंडसेट ठीक नहीं है तो आपको कोई गारंटी नहीं दे सकते हैं। इसीलिए मैं और एक बात देखो ना, गेट 1 लाख लोग लिखते हैं और सिर्फ 5,500 का सीट्स है, तो इसमें लक फैक्टर भी है। तो अगर आपका लक अच्छा नहीं चला तो थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है और 1 साल वेस्ट हो जाएगा। तो गेट के जैसे एग्ज़ाम में कुछ गारंटी नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा लक भी होना चाहिए, जितना भी आप कोशिश करो, थोड़ा सा लक तो होना चाहिए। अगर प्रोग्रामिंग के जैसे कोर्सेस है तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि अगर आप डेली 3 घंटे वर्क करोगे और 1 साल वर्क करोगे तो आप इम्प्रूव हो जाएंगे और आप कोडर बन जाओगे। और वो तो रोहित नेगी के क्लासेस में भी आपको पता चलेगा। रोहित नेगी भी डीएसए का कोर्स कर रहे हैं ना, तो उसका स्टूडेंट्स को भी अभी रोहित नेगी भी पढ़ा रहे हैं ना। एक्चुअली रोहित नेगी को भी मैं सर बुलाना चाहिए। नहीं सर, जब मैं अपना डीएसए कोर्स भी पढ़ा रहा हूँ ना तो आपका वाला टच मैं लेके जाता हूँ अपने क्लासेस में। जैसे आपने स्टार्ट किया था डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाना, पहले आपने वो डायग्राम बनाई थी, एक टेबल, एक आपने फॉर्मूला बनाया था उनको याद करने के लिए, सिंबल्स को। तो वो वाली चीज़ें मैं अडॉप्ट करता हूँ आपसे कि मैं ऐसे पढ़ाऊँ, कैसे कॉन्सेप्ट को बच्चों को रिलेट कराऊँ। और फिर जैसे आपसे हमने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट काफ़ी पढ़े थे तो उनको मैं इंप्लीमेंट करके भी बता देता हूँ। तो आपने जो पढ़ाया था मैं उसी को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ बच्चों के लिए। अच्छा, तो सर अभी आपने जिक्र करा कि स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम, तो ये क्या है, अगर आप थोड़ा सा व्यू देंगे बच्चों को। मास्टर्स करना चाहते हैं तो आप इंडिया में मास्टर्स करने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इंडिया में, लेकिन आप बहुत सारे कंट्रीज़ में कर सकते हो। जैसे कि यूएस हुआ, यूके हुआ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ऐसा सारा कंट्रीज़ में तुम आप मास्टर्स कर सकते हो। तो कैसे करना है और कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसीजर होगा, वो सब हम हेल्प करेंगे आपको। ओके। एक जो जनरल डाउट आता है बच्चों को, तो कि जो आप अभी एमएस का प्रोग्राम चला रहे हो, आप इसलिए चला रहे हो कि आप गेट यूनिवर्सिटी में पढ़ा नहीं सकते, या फिर आप जनरली इसको चाहते हो कि मैं इसको प्रमोट करूं। जब से मैं गेट पढ़ाना शुरू करूंगा तभी मैं एमएस अब्रॉड को प्रमोट करूंगा। ओके। तो अगर आपको रीजंस चाहिए तो थोड़ा डिटेल में जाऊं। ओके, यस सर, बिल्कुल। तो ठीक है, आप एक बात सुन लो। कम से कम 1 लाख लोग गेट लिखते हैं और उसमें आईआईटीज में 500 का एंट्री मिलता है, मतलब आईआईटीज में जाने के सीट्स है, मतलब रफली 500 सीट्स होता है आईआईटीज में। तो अगर आप इसका एक्सेप्टेंस रेट देखोगे तो 0.5% है। मतलब
पूरा IITs मिला के द एक्सेप्टेंस रेट इज़ 0.5%। लेकिन IIT से भी ज़्यादा बढ़िया कॉलेजेस है जिसका एक्सेप्टेंस रेट है 30%, 40% लाइक दैट। ठीक है, तो उसमें जाना और भी इजी है। और आप एक और बात आप देख लेंगे तो IIT बॉम्बे का रैंकिंग है, ग्लोबल रैंकिंग 177 है, और IIT रूरकी का ग्लोबल रैंकिंग है 400। मतलब आप ये देख लिया तो आपको ये पता चलेगा कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं IIT रूरकी में जाने के लिए, जिसका रैंकिंग है 400। मतलब IIT रूरकी से भी बढ़िया यूनिवर्सिटीज़ 400 है, और उसमें जाना और भी इजी है। तो आप वो ट्राई क्यों नहीं करते हैं? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गेट मत लिखो या गेट पे मत जाओ। मैं ये बोल रहा हूँ कि एक बार ट्राई करो, अगर नहीं हुआ तो उस पर ही बैठ के टाइम वेस्ट मत करना। ठीक है, और तीसरी बात मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि सैलरीज देखो। US में फ्रेशर के लिए MS करने के बाद सैलरीज है ऑन एवरेज 80 lakhs to 1.2 करोड़। और आपको पता है कि इसका पैकेज 2 करोड़ है, लेकिन ही इज़ एन एक्सेप्शन। मतलब ऐसा सबको नहीं मिलता है। और इसका पूरा बैच में, मतलब पूरा IITs में मिला के एक ही आदमी है जिसको 2 करोड़ पैकेज मिला है, रोहित नेगी है। ठीक है, ऐसा सबको नहीं मिलता है। लेकिन अगर US में देखोगे तो सबको 1 करोड़ का पैकेज मिल जाता है, और आपका खर्चा होने के बाद और टैक्सेस होने के बाद आप 40 to 50 लाख सेव कर सकते हैं। मतलब उधर का सेविंग्स इधर का सैलरी से भी ज़्यादा है। सी बेस्ट केस में IIT से 30 लाख मिलता है। रोहित नेगी का केस आप मत लेना, वो तो एक्सेप्शन है। लेकिन बाकी सबकी 30 लाख होता है इंडियन जॉब्स के लिए, और उधर सेविंग्स ही 40 to 50 लाख है। तो उधर का सेविंग्स इधर का सैलरी से भी ज़्यादा है। तो इसीलिए मैं स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम्स को प्रमोट कर रहा हूँ। और आपको भी गेट को 1-2 बार ट्राई करना, और ज़्यादा टाइम उसमें वेस्ट मत करना। ठीक है, स्टडी अब्रॉड में चले जाना। सर अभी मैं यहाँ से एक क्वेश्चन पिक करूँगा कि जैसा आप कह रहे हो कि IIT बॉम्बे है, उसकी रैंक 176 है, तो सर पर वो उस चीज़ पे भी डिपेंड करते हैं कि वहाँ से कितने पेपर रिसर्च के पब्लिश हुए हैं, वहाँ ज़्यादा फंडिंग उन लोगों को मिलती है, तो इसलिए आपको नहीं लगता कि वहाँ की रैंकिंग इसलिए ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट की बात करूँ तो वो IIT बॉम्बे की ऐसा मुझे लगता है कि काफ़ी हाई है, क्योंकि यहाँ इंडिया में अगर मैं बेसिकली बात करूँ तो मुझे नहीं लगता कि PhD या फिर मास्टर्स में भी उतनी तगड़ी लेवल की रिसर्च होती है, इसलिए हमारी रैंकिंग कम है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सारे यूनिवर्सिटीज़ का एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही तरफ का रैंकिंग, मतलब एक ही तरफ का ये वो क्या बोलते हैं, मतलब क्राइटेरिया में जज करते हैं। तो ये क्राइटेरिया से ही वो आता है रैंकिंग। लेकिन मैं तो आपसे यकीन, मतलब आई एग्री विथ यू, मतलब मैं यकीन, मतलब आपसे आई एग्री विथ यू दैट क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स देखे जाएंगे तो फॉरेन यूनिवर्सिटीज से भी इंडियन यूनिवर्सिटीज IITs में क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स अच्छा है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सैलरीज उधर ज़्यादा मिल रहा है। ओके, तो बहुत पैसे बचाने का मौका उधर ज़्यादा है। अच्छा, लेकिन क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स देखा जाए तो आपके हिसाब से अच्छा है। ओके सर, जो नेक्स्ट फॉलोअप क्वेश्चन आता है मेरा इसी में, जैसा आप कह रहे हो कि अगर किसी बच्चे को बाहर से MS करना है, अगर मैं US की भी बात करूँ तो वहाँ पे लाखों या कई बार करोड़ों में भी खर्चा चला जाता है MS का, तो अगर कोई लोअर मिडिल क्लास का लड़का है वो कैसे इसको अफोर्ड कर सकता है? उसके लिए तो बहुत वो हो जाएगा ना, एक रिस्की गेम, क्योंकि अभी जैसे अभी रिसेशन चल रहा है, काफ़ी लोगों को ले ऑफ वगैरह हुआ है, जॉब चली गई US में ही, तो उसके बाद वो लोन को कैसे चुकाएगा अगर वो इंडिया वापस आया तो? ये तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सब लोग यही सोचते हैं कि बहुत कॉस्टली है। लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ कि सब तरह की यूनिवर्सिटीज़ है। आपको 10 लाख में चाहिए तो 10 लाख में कर सकते हो, 20 लाख 30 लाख जितने भी आप कर सकते हो। लेकिन वो तो, और एक बात ये भी बोलना चाहता हूँ कि एजुकेशन लोन मिलना अभी बहुत आसान है। इतना सारा कंपनीज है, इतना सारा बैंक्स है और NBFCs है जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस है, और ये पूरा बहुत कम इंटरेस्ट में अभी लोन देने के लिए तैयार है। अगर क्यों ऐसा कर रहा है कि ये इसके लिए अच्छा मौका है, और ये स्टूडेंट ज़रूर वापस पे करेंगे, इसीलिए ये कंपनीज उसको एजुकेशन लोन दे रहा है। और अगर आप देखेंगे तो पूरा एजुकेशन फ़ी अलॉन्ग विद द कॉस्ट ऑफ लिविंग पूरा आपको लोन में मिल जाएगा। और आप ये सोचेंगे कि हम वापस ये कैसे भरेंगे, लेकिन आप ऐसा सोचो कि एक बार आपको जॉब लग जाती है, जो 1 करोड़ का जॉब लग जाती है, तो 1 साल में जितना भी लोन है वो आप पे कर सकते हैं। बहुत स्टूडेंट जो भी जा रहा है
वो अभी 1 साल में लोन पे कर रहा है। तो ये इतना बड़ा मुश्किल बात नहीं है। मतलब आपको लगता है कि इंडियन यूनिवर्सिटीज से फॉरेन यूनिवर्सिटीज कॉस्टली है, सही है, लेकिन आप सैलरीज को भी देखना, तब आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखना। मतलब इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको कितना पैसे आ रहे हैं, और 1 साल में आप पूरा एजुकेशन लोन भर सकते हैं। सर जो एक नई दिक्कत और आती है, अगर मैं बाहर से अगर MS वगैरह करने जाता हूँ, वहाँ तो सर ऑन कैंपस प्लेसमेंट भी नहीं होते हैं, अब बच्चे को बाहर ही अप्लाई करना पड़ता है, तो उससे कैसे डील करें और वहाँ कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं वो भी जानना चाहता हूँ। तो यूएस में बहुत सारा जॉब कंसल्टेंसीज है। ओके। जैसे इधर का स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंसीज जितना सारा है, उधर जॉब कंसल्टेंसीज उतना सारा है। ओके। तो एक बार स्टूडेंट को MS करने के बाद ऑन कैंपस जॉब लेने का ज़रूरत नहीं है। बहुत सारा जॉब कंसल्टेंसी से जो आपको जॉब दिलाएगी। और सैलरीज भी जो जॉब कंसल्टेंसी थ्रू जाते हैं ना, उसका सैलरीज भी बहुत ज़्यादा होता है। और इसके साथ साथ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज को भी स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। और उधर ऐसा नहीं है कि जैसे इंडिया में कैंपस प्लेसमेंट्स होता है, उधर वैसे नहीं होता है। कंपनी आता है और कंपनी उसके बारे में एक सेमिनार करते हैं, और स्टूडेंट्स को अपने आप उसको अप्लाई करना पड़ता है, और बाद में उसका ऑफिस में जाके इंटरव्यूज होता है। तो ये थोड़ा प्रोसेस डिफरेंट है इंडियन यूनिवर्सिटी से लेके। ओके। तो सर फिर भी ऐसा नहीं लगता कि एक तरीके से कि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, जैसे हमारी मेंटेलिटी है, हम उतना रिस्क नहीं लेते हैं लाइफ में जनरली। हमें ऐसा लगता है कि कई वीडियो तो मैं ऐसे भी देखता हूँ कि अगर तुम्हें 3-4 लाख की सैलरी भी मिल रही है एक पर एनएम की, तुम उसमें भी सेटिस्फाई हो जाओ। वहीं अगर मैं उस बंदे को पुश करता हूँ कि नहीं, तू 50-60 लाख रुपए खर्च करके जा यूएस पे, तो ये जॉब मिल सकती है, तो आपको इसका थोड़ा रिस्की गेम नहीं लगता इंडियन के लिए? हाँ, रिस्की ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि जॉब्स उधर अबेंडेंट है। तो अब अगर आप देखा गया तो जितना भी कंपनीज का हेडक्वार्टर्स है वो सब यूएस में है। हाँ सर, वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी तो सबसे ज़्यादा है, और नंबर ऑफ जॉब्स अवेलेबल भी ज़्यादा है, और कंपटीशन भी कम है। और इंडिया में देखा गया तो एक जॉब के लिए 1000 लोग अप्लाई करते हैं। तो ऐसा देखा गया तो उधर जाना ही अच्छा है। ओके सर, एक क्वेश्चन मेरा ये है कि अभी बहुत बच्चे भी बोल रहे हैं कि जो गेट की इंडस्ट्री है वो सिंक कर रही है, और अगर कोई कोचिंग प्लेटफॉर्म चूज ही करना है, मान लो कि अभी जैसे अनअकैडमी है, मेरिजी है, एस अकेडमी है, गो क्लासेस है, या फिर गेट वाला है, तो किसकी ओर जाएं वो लोग? तो देखो ये क्वेश्चन तो मैं आंसर नहीं कर सकता हूँ कि अवेलेबल गेट क्लासेस में कौन अच्छा मतलब अच्छा पढ़ा रहा है। हाँ। लेकिन इसके लिए आप अगस्त 31 तक वेट करना, तो क्योंकि इसमें मेरा नाम नहीं है। ठीक है, जब इसमें भी मेरा नाम आएगा तब बोलूँगा कि किसका अच्छा है। लेकिन इन जनरल गेट के इंडस्ट्री सिंक हो रहा है, इसका तो रीजंस है। देखो 2007 में 25,000 पीपल गेट लेते थे 2007 में, और 2008 में 35 हुआ, 35,000 पीपल, और 2015 में 1 लाख हुआ। लेकिन 2015 से अगर आप देखोगे तो अभी तक 1 ही लाख है, और वो भी 5,000 इधर उधर होता रहता है। तो अगर आप देखा गया तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग गेट, मतलब जितने भी गेट लिख रहा है ना, वो कांस्टेंट है। 1 लाख तक वो उधर ही हटक गया है। मतलब साइज ऑफ द पाई इज सेम, लेकिन जो भी कोचिंग सेंटर्स है वो बहुत सारा आ रहा है, और वही 1 लाख में सबको एक पीस लेना पड़ेगा, इसीलिए सब लोग लॉसेस में जा रहा है। गेट मार्केट बढ़ता जा रहा है और नंबर ऑफ प्लेयर्स बढ़ता जा रहा है, तो वो अलग बात है। लेकिन अभी पूरा गेट इंडस्ट्री डाउन है और सब लोग लॉसेस में है, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स आ गया है, और सब लोग थोड़ा थोड़ा स्टूडेंट्स को ले रहे हैं, और साइज ऑफ द पाई इज बिकमिंग स्मॉल। तो इसीलिए सर इससे क्वालिटी में फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर बच्चे कम हो रहे हैं तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में इसका वो पड़ेगा? हो जाएगा ना। मतलब देखो, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक इंस्टीट्यूट में ज़्यादा है गेट में, तो वो इंस्टीट्यूट वो गेट फैकल्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसे लगा सकता है। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है तो अच्छा फैकल्टी को वो नहीं ला पाएंगे। जितना भी जो भी छोटा मोटा फैकल्टी है और जो भी नए लोग हैं उसको लेना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा ही चलता गया तो पूरा क्वालिटी तो कम होता ही जाएगा, कभी क्वालिटी इंप्रूव नहीं होगा। अगर एक इंस्टीट्यूट में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जब बहुत बढ़ेगा तभी आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा, लेकिन ये तो नहीं होने वाला है अभी। सर अब थोड़ा डिफरेंट पाथ पे जाते हैं। अभी हमने गेट की बात कर ली है, MS की बात कर ली है। सर अब मैं आपका एक जनरल ओपिनियन जानना चाहता हूँ। अगर कोई बच्चा जॉब कर रहा है, मान लो हैदराबाद जैसी सिटी या फिर बैंगलोर जैसी सिटी में, उसकी मिनिमम सैलरी की कितनी होनी चाहिए, मैं वो जानना चाहता हूँ कि वो यहाँ सर्वाइव कर पाए। आपको क्या लगता है? तो देखो, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मेरे पास एक एम्प्लॉय था,
वो एम्प्लॉई पहले उसका सैलरी था 30,000 जब मेरे पास ज्वाइन हुआ था। ओके। तब उसका लाइफस्टाइल मैंने देखा था और अभी उसका सैलरी है 1 लाख। और अभी मैं देखता हूँ तो वो आदमी एक्चुअली वही लाइफस्टाइल में जी रहा है। Okay. जब उसका 30,000 आता था जैसे कैसे घर में रहता था वही घर में रहता है अच्छा। अभी, और वही गाड़ी चलाता है। तो उसका लाइफस्टाइल कुछ बदला नहीं है। और अभी वो अच्छा सा सेविंग करके ये घर खरीद लिया। अच्छा। हाँ, लेकिन और एक आदमी के बारे में बोलता हूँ। ओके। और उसका भी ऐसा ही सीन था। 30,000 उसका पहले सैलरी था और अभी 1 लाख सैलरी है। और वो उसका लाइफस्टाइल को इतना बढ़ा दिया कि गाड़ी खरीद लिया, बहुत बड़ा गाड़ी खरीद लिया और बहुत क्रेडिट कार्ड को यूज कर दिया। ओके। और उसका पास अभी सेविंग्स नहीं है। अच्छा। सैलरी बढ़ने के बाद भी सेविंग्स नहीं है। ठीक है, तो ये एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द पर्सन। इंडिविजुअल। सैलरी के हिसाब से कुछ नहीं होता है। आपका लाइफस्टाइल कैसे आप मोल्ड करेंगे ना, उसके हिसाब से आपको होता है। और हैदराबाद या बेंगलुरु जैसे सिटी, बेंगलुरु में थोड़ा कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है। हैदराबाद में अगर आपके पास 50,000 सैलरी आए तो आप कंफर्टेबली एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। ओके। तो मतलब काफ़ी लोग कहते हैं कि 20,000 में तुम्हारा गुजारा चल जाएगा, पर मुझे वो लॉजिकली पॉसिबल नहीं लगता, क्योंकि 20,000 में सर बहुत ज़्यादा कटौती करनी पड़ती है कि मैं ये भी ना करूँ, एडजस्ट करना पड़ता है, वो भी ना करूँ। और मेरा एक दोस्त था, वो उसके साथ ऐसा होता था कि वो बेंगलोर में काम करता था TCS में। तो उसके साथ ऐसा होता, उसकी भी सैलरी हुई थी 20,000। तो वो घर नहीं जा पाता था इसी चक्कर में, तो उसके घर वाले उसके लिए टिकट कराते तो फिर जाके वो घर जा पाता था। तो वही मैं नहीं कर रहा कि सबके लिए ये एप्लीकेबल होगा, मे बी उसकी तो आदत होगी रहने की, वो थोड़ा महंगी साइड में होगी। पर मैं चाहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि 30, 35, 40,000 एटलीस्ट बिगनर के लिए सैलरी होनी चाहिए, बिगनिंग सैलरी होनी चाहिए, ताकि वो थोड़ी बहुत सेविंग भी कर पाए। ठीक है, अगर कभी फैमिली इमरजेंसी आ गई उसके लिए उसके पास पैसे होने चाहिए थोड़े बहुत। आप थोड़ा सा DS से एल्गोरिथम सीख लो और आपको अच्छा सा स्टार्टअप में मिल जाएगा जॉब। उसमें 50,000 तो मिनिमम मिल जाएगा। अगर आप DS से एल्गोरिथम नहीं सीखेंगे ना तो आपको सर्विस बेस्ड कंपनीज में जॉब करना पड़ता है, जहाँ पे 20,000 30,000 सैलरी मिलता है और आपको मुश्किल से जीना पड़ता है। तो आप थोड़ा सा DS एल्गोरिथम के ऊपर फोकस दो। ठीक है सर, आजकल AI आ गया है, जब से AI आया पूरा मार्केट हिला हुआ है। तो आपका क्या लगता है कि इससे लोगों की जॉब जाने वाली है? क्योंकि अभी मैंने देखा था कि US में काफ़ी जॉब्स गई हैं जब से AI इम्प्लीमेंट हुआ है। पहले लोगों को ऐसा लग रहा था कि जो ब्लू कलर जॉब होंगी वो सबसे सेफ होंगी, या फिर जो एडिटिंग वाले लोग हैं, जो क्रिएटिव लोग हैं, उनकी जो जॉब सबसे ज़्यादा सेफ होगी। लेकिन जब से AI आया, सबसे पहले उन्हीं की जॉब AI खा रहा है, और सबसे सेफ वो हैं जैसे वो लेबर क्लास हैं, वो ज़्यादा सेफ लग रहे हैं। जबकि जब ये इनिशियली आया था उस टाइम पूरा उल्टा था। अभी AI के वजह से थोड़ा जॉब्स तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि बहुत काम, मतलब आप देखो, मेरा कंटेंट राइटर्स होते थे, मतलब अभी भी हमको मैं एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। पहले ना जब भी जो भी स्टूडेंट मेरे लिए ये स्टडी अब्रॉड के लिए आते हैं, तो उसको SOP बोल के एक डॉक्यूमेंट का ज़रूरत होता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ठीक है, और SOP हम बाहर किसी को काम देके बेचते थे कि आप SOP लिखो, कि तो लोग वो हमसे 1,000 रुपीज़ चार्ज करता था। मतलब जितना भी स्टूडेंट्स हमको पे किया, हमको 1,000 रुपीज़ पे करके SOP लिखवाना चाहता था, लिखे मतलब लिखेंगे हम, मतलब वो आपको पैसे देता है SOP लिखने के लिए। हम उसको पैसे देते हैं और वो SOP लिख के देते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ, जब से ये ChatGPT हुआ ना, हमारा ऑफिस में अच्छे से SOP आ रहे हैं। मतलब उसको ChatGPT को सिर्फ ऐसा पूछ रहा है कि प्लीज गिव मी SOP फॉर दिस कॉलेज, और वो पूरा SOP लिख के दे रहा है। और उसमें और एक बार ऐड करके प्लीज ऐड दिस कोर्स इन दिस कॉलेज इन दिस SOP, तो वो ऐड करके दे रहा है। तो उसका जॉब चला गया। जिसको हम 1,000 देते थे हर एक SOP के लिए, अभी उसका जॉब ChatGPT ने ले लिया। अभी ये सब बहुत सारा जॉब्स है जो ChatGPT, स्पेशली कंटेंट राइटर्स का जॉब्स तो गया। ठीक है, और कोडिंग भी, और जो भी हमारा छोटा मोटा एक कोडिंग का जरूरत होता था, हम जो ऑफसोर्स करते थे आउटसोर्स, अभी ChatGPT हमको कोड दे रहे हैं। जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलो, जो भी टास्क दो, अच्छे से वो कोड भी दे रहे हैं। तो कोडिंग, छोटा मोटा कोडर का जॉब हो जा रहा है। लेकिन ये सब छोटा मोटे जॉब्स में होता है। अगर आप एक लेवल के आगे है, एक मानो सिस्टम डिजाइन करना चाहिए आपको। अगर आप आर्किटेक्ट के लेवल में है या SDE 3 के लेवल पे है, तो आपको सिस्टम डिजाइन का जानने का जरूरत है। लेकिन वो तो आप ही कर सकते हैं।
चैट जीपीटी नहीं कर सकते सिस्टम डिज़ाइन। तो ऐसा कुछ जॉब्स है जहाँ पे आप इनवैल्यूबल हो और आपको निकाल नहीं सकते, और ऐसा भी जॉब्स है जहाँ पे आपको निकालना इजी हो जाएगा एआई के लिए, एआई के वजह से। ओके सर। तो सर ये तो मैंने भी देखा कि जो चैट जीपीटी है कोड लिख देता है, पर अभी उसमें उतनी एक्यूरेसी नहीं है कोड लिखने में, क्योंकि उसके लिए एक इंसान अभी, पर वो टाइम के साथ इंप्रूव हो जाएगा। हाँ, इंप्रूव हो जाएगा, क्योंकि लर्निंग ही इज लर्निंग। ओके, तो सर आज की वीडियो में काफ़ी लर्निंग मिली। एक लास्ट मैसेज जो आप बच्चों को देना चाहोगे कि जो अभी फेलियर फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जिनको पता नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को अभी लाइफ सॉर्ट आउट कर रहे हैं अपने कॉलेज में रह के कि क्या करूँ क्या ना करूँ, तो उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहोगे? देखो, आप अगर गेट में फेल हो गए या किसी इंटरव्यू में फेल हो गए, आप ये मान के चलो कि फेल्यूर इज़ नॉट कांस्टेंट, फेल्यूर इज़ नॉट परमानेंट। ठीक है, ये सब टेम्पररी है। ठीक है, सो ट्राई एंड ट्राई अंटिल यू सक्सीड। तो आप कोशिश करते रहना, पढ़ते रहना और मेहनत करते रहना। आप ज़रूर एक दिन पूरा लाइफ बदल जाएगी, इतना बदल जाएगी कि आप पीछे देख के आप हंसेंगे कि आपको ऐसा भी फेल्यूर्स आया है। ठीक है, ओके। तो सर आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपसे इंटरेक्ट करके। मैं सर से काफ़ी टाइम बाद मिला, तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। ओके। Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone.